हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम मगध साम्राज्य का भाग 3 मौर्य वंश पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और अब चौथा भाग मौर्य वंश पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, मौर्य वंश के बारे में हम सब जानकारी प्राप्त करते हैं। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य वंश ने 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मगध क्षेत्र पर शासन किया। इस प्रकार से मौर्य वंश 137 वर्ष तक भारत पर राज किया। जैसा कि मालूम ही है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और वो भी आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य की मदद से। यदि मौर्य वंश के राज्य विस्तार की बात की जाए तो मगध राज्य गंगा नदी के मैदानों यानी जो आज का बिहार और बंगाल है वहाँ से शुरू होता है और पश्चिम में काबुल तक फैला हुआ था। चाणक्य ने भी कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राजाओं का लाभ उठाया, क्योंकि उनमें आपसी मतभेद थे। ये आपसी मतभेद क्यों हुए? क्योंकि सिकंदर ने आक्रमण किया, उसके बाद बहुत से राजा टूट गए, कुछ मिल गए, तो इस प्रकार से आपसी मतभेद पैदा हो गए थे। 316 तक मौर्य वंश ने उत्तर भारत और पश्चिम भारत पर पूरा अधिकार कर लिया था। और चक्रवर्ती अशोक जब आते हैं तो मौर्य वंश का तो बहुत ज़्यादा ही विस्तार कर देते हैं वो। और अशोक के ही शासनकाल में मौर्य वंश महान और शक्तिशाली बनकर पूरे विश्व में फेमस हो जाता है। मौर्य वंश में कुल 10 राजाओं ने शासन किया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक ही प्रमुख हैं। लास्ट में जो बृहद्रथ है उसे क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उसके शासनकाल के बाद ही मौर्य वंश का अंत हो जाता है। इसमें चंद्रगुप्त ने तो स्थापना की, बिंदुसार ने कुछ वर्षों तक शासन किया, उसके बाद अशोक आए और अशोक ने तो क्षेत्र विस्तार में बहुत ही बड़ा योगदान रहा, क्षेत्र विस्तार में। इसके बाद बहुत से राजा आए, लेकिन उन्होंने बहुत ही थोड़े थोड़े वर्षों तक शासन किया। उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं बृहद्रथ और उनकी हत्या कर दी जाती है सेनापति के द्वारा। तो ये एक छोटी सी समरी थी मौर्य वंश की। आइए हम शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। जब हम पद्मानंद के बारे में पढ़ रहे थे तो उसका जो लास्ट में पुत्र था चंद्रनंद, जो कि दूसरी माँ का बेटा था। चंद्रनंद की माँ का नाम मुर्रा था और जो कि एक ब्राह्मण थी। इस प्रकार से ब्राह्मण का पुत्र चंद्रनंद वो भी ब्राह्मण ही हुआ। और नंद वंश में हम पढ़ ही चुके थे कि घनानंद ने चाणक्य की बहुत बुरी बेइज्जती की थी, जिसका बदला चाणक्य लेना चाहते थे। तो इस प्रकार से चाणक्य ने बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। पहले चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रनंद था। चाणक्य ने चंद्रनंद के नाम से नंद शब्द को हटा दिया और अपना नाम जो विष्णुगुप्त उनका असली नाम है उसमें गुप्त शब्द को चंद्र के बाद जोड़ दिया, यानी चंद्रगुप्त हो गया। और उनकी माँ से उनका वंश चलाया। जैसे कि उनकी माँ का नाम माँ मुर्रा है, तो मुर्रा को उन्होंने मौर्य कर दिया। इस प्रकार से उनका पूरा नाम हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, और यही मौर्य वंश चलता है उनकी माँ से। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना होता है कि चंद्रनंद जो थे वो शूद्र थे। अगर शूद्र होते तो जो उस समय की परिस्थिति थी कि ब्राह्मण शूद्रों से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखते थे, उन्हें अपनी शिक्षा दीक्षा भी नहीं देते थे, तो चाणक्य भी ऐसा ही करते, क्योंकि वो तो कट्टर ब्राह्मण थे। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि चंद्रनंद भी ब्राह्मण माँ के पुत्र थे। बाद में ऐसा मान सकते हैं कि जैन धर्म वालों ने उन्हें अपना ज्ञान दिया और उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर देते हैं और मौर्य वंश की नींव डाल देते हैं। इस वीडियो में हम पहले देख लेते हैं कि मौर्य राजवंश कैसे इस्टेब्लिश हुआ और कैसे उसका अंत हुआ। एक जियोग्राफिकल मैप में हम इसे देखते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटे से हिस्से पर कब्जा कर चुके थे
नंद एम्पायर के ऊपर। धीरे धीरे वो और भी आगे कब्जा करते हैं और उसके बाद नंद एम्पायर ख़त्म हो जाता है 319 में और मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। धीरे धीरे कहानी और आगे बढ़ती है और भी जगह अपने राज्य को बढ़ाते जाते हैं। इसके बाद अशोक आते हैं, वो तो पूरा ही भारत यानी जो आज हम अखंड भारत कहते हैं वैसा कुछ स्थापना कर देते हैं। 232 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के सबसे अंतिम राजा बृहदत्त आते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है उनके सेनापति के द्वारा और सातवाहन वंश की स्थापना हो जाती है। तो हमने देखा किस प्रकार से मौर्य वंश कितने बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेता है। अब फिर से हम जारी रखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था तो भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि घनानंद ने बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रखा था अपने राज्य में। तो उसके राज्य में बहुत ज़्यादा करप्शन था, लूटपाट, हत्याएं, ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती थी। तो चंद्रगुप्त के सामने बहुत बड़ी ऐसी समस्या थी कि इसे कैसे दूर किया जाए। इसके लिए उन्होंने शासन व्यवस्था को दुरुस्त किया। उसके बाद ये राज्य विस्तार में सिंध और पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। घनानंद की बची कुची सेनाओं पर भी आक्रमण कर देते हैं और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। फिर चंद्रगुप्त ने अंतिम युद्ध सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से किया। सेल्यूकस की बहुत बुरी तरीके से हार हो जाती है और इसी हार के साथ चंद्रगुप्त पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके एरिया यानी जो आज का हेरात है, कांधार है, मकराना है, काबुल है, इसको अपने अधिकार में ले लेते हैं। और सिकंदर भी हार मानकर अपनी पुत्री जो हेलेना है उसका विवाह चंद्रगुप्त से कर देता है और बदले में गुप्त मौर्य सेल्यूकस को 5000 हाथी भेंट में देता है। मेगास्थनीज को सेल्यूकस वहाँ का राजदूत बना देता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का, और यही मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त का मगध पर जीत का एक सबसे बड़ा मुख्य कारण ये भी है कि चंद्रगुप्त ने ही सबसे पहले जासूसों की प्रथा चालू की थी। उसने गृह युद्ध जैसे कार्य किए थे और इन्हीं दो कारणों से चंद्रगुप्त जनता के बीच अपना विश्वास कायम करता है और घनानंद को हराकर सत्ता पर अधिकार भी कर लेता है। चंद्रगुप्त तब तक तो मगध भारत का शक्तिशाली राजा भी हो गया था, जिसने पश्चिम और दक्षिण भारत पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लिया था। इसके बाद चंद्रगुप्त ने अंतिम सांसें भरी और ये जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर चले गए। यहाँ दो पिक्चर आप देख सकते हैं, भद्रबाहु की और श्रवण बेलगोला मैसूर में बाहुबली जी की प्रतिमा, जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे शायद। इन्होंने 298 ईसा पूर्व में सल्लेखना उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग। सल्लेखना उपवास वो होता है जिसमें अन्न जल का त्याग कर देते हैं और धीरे धीरे शरीर मर जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत हो जाता है। इसके बाद उनका पुत्र बिंदुसार आता है। बिंदुसार के बारे में हम बता देते हैं आपको। एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था। होता ऐसा है कि चाणक्य जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत ख्याल रखते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में थोड़ा सा वह जहर डाल देते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब खाना खाते थे तो वो जहर भी खाते थे। तो जहर की मात्रा तो बहुत कम थी। वह इसलिए करते थे कि कभी भी अगर उनके राज में कोई षड्यंत्रकारी आता है और राजा के खाने में जहर मिला देता है तो राजा मर जाएंगे। तो वो जहर का जो असर रहेगा, यह असर उस जहर को कम कर देगा, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन एक दिन उनका खाना उनकी गर्भवती पत्नी खा लेती हैं। चूँकि वो गर्भकाल नज़दीक था, तो जब वो खाती हैं तो उनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, क्योंकि जहरीला भोजन था। उसमें जहर की तो मात्रा कम थी, जहरीला भोजन था। लेकिन बाद में चाणक्य किसी प्रकार से तो उनके बच्चे को तो बचा लेते हैं और उनकी पत्नी मर जाती हैं। लेकिन बचाने के बाद होता क्या है, जो बिंदुसार पैदा होता है
तो उस पे जहर का असर होता है और छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, बिंदु बिंदु जिन्हें कहते हैं। तो जब पैदा होता है तो बिंदु बिंदु पूरे शरीर पे रहते हैं, तो इसलिए उसका नाम बिंदुसार रख दिया जाता है। तो आपको ये कहानी से इतना तो याद हो गया होगा कि बिंदुसार नाम क्यों पड़ा और कैसे पड़ा। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बाद में उत्तराधिकारी बनता है और 28 वर्षों तक भारत पर राज्य भी करता है। ये राजा महाराजा बहुत सी शादियां करते थे पहले के समय में। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 संतानें थीं। बाप रे बाप, कैसे मैनेज करते होंगे। इनके सबसे बड़े बेटे का नाम सुसीम और सबसे छोटे बेटे का नाम तेस्या था। इस प्रकार से कहा जाए तो बिंदुसार के बाद उनका वारिस जो था वो सुसीम था। जब बिंदुसार आता है तो भारत का व्यापार तो बहुत ही अच्छा चल रहा था। पश्चिम में उनके व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे। बिंदुसार के ही समय में सीरिया के राजा एंथियोकस ने डायनामाइकस नामक राजदूत भेजा था। ये राजदूत भेजने से एक फ़ायदा होता है ना कि जब राजदूत आते हैं तो पुस्तकें लिखते हैं या जो भी जानकारी इनको यहाँ से मिलती है तो उसे नोट कर लेते हैं, बाद में उसको ले जाकर अपने दूसरे देशों या दूसरे राज्यों में पहुँचा देते थे। तो उससे क्या होता था कि भारत के बारे में जो भी सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक जानकारियाँ हैं, वो दूर दूर तक चली जाती थी। तो जब कभी बहुत से राजाओं ने बहुत सी संस्कृतियों को नष्ट किया, तो इसमें क्या होता है कि जो बाहर संस्कृति हमारी जो नोट होके चली जाती हैं तो उनसे हमें फिर अपने जानकारी मिल जाती है। तो इसलिए राजदूत का उस समय आना बहुत ही अच्छा हुआ। मैप में देख सकते हैं भारत और सीरिया कितनी दूर पे है, फिर भी वहाँ से राजदूत आ जाते थे। बिंदुसार को वायु पुराण में मद्रासर और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। जैन परंपरा के अनुसार उनकी माँ का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को अमित्र घात यानी दुश्मनों का संहार करने वाला उपाधि भी दी गई थी। प्रशासन में भी बिंदुसार ने अपने पिता का अनुसरण किया, वो भी राज्य विस्तार की नीति पर चलते रहे और शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी दुरुस्त बनाकर रखे। उनके समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसका दमन करने के लिए पहली बार सुसीम को और दूसरी बार अशोक को भेजा गया था। जब अशोक जाता है तो अशोक का नाम सुनते ही कि अशोक आ रहा है विद्रोह को दमन करने के लिए, तो वहाँ पे विद्रोह पहले ही बंद हो जाता है। अशोक का इतना ज़्यादा खौफ था लोगों में उसी समय, जबकि अशोक उस समय बहुत ही छोटा था। बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था। इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता। उसने एक यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम से सूखी अंजीर, मीठी शराब और एक दार्शनिक की मांग की थी। उसे सूखी अंजीर और शराब तो दी गई, किंतु दार्शनिक देने से इनकार कर दिया गया। ये ऐसा क्यों हुआ मुझे तो अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला है। जब पता चल जाएगा तो आपको बताऊंगा। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खट्टक था। 25 वर्षों तक बिंदुसार ने राज किया। अंत में 273 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मौर्य वंश में अशोक का नाम जुड़ता है, लेकिन उत्तराधिकारी कौन था? सुसीम था, लेकिन वह नहीं बनता है। क्यों? इसकी एक वजह है। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश का महान सम्राट था। इसने 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक मगध पर राज किया। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानप्रिय अशोक यानी प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय, ऐसा कहा जाता है सम्राट अशोक यानी चक्रवर्ती सम्राट अशोक को। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तथा पूरब में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक पहुंचा हुआ था। इतना विशाल साम्राज्य अशोक के समय में मौर्य वंश का हो गया था। बौद्ध धर्म के सिंधली अनुश्रुतियों के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 संतानें थीं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। क्योंकि 16 पत्नियां थीं तो सबकी पुत्र अलग अलग थे, तो अशोक भी दूसरी रानी का पुत्र था। लेकिन बिंदुसार अगर देखें तो उसका जो
उसमें सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था। उसके बाद आते थे अशोक, तिस्या, ये सभी पुत्र आते थे बाकी के। तो बाकी के सारे पुत्र छोटे थे, लेकिन सुसीम जो था वो सबसे बड़ा था। सुसीम को हमेशा सत्ता पाने की लालसा रहती थी। और अशोक जो था वो धर्मा का पुत्र था। और अशोक का जो बड़ा भाई सुसीम, वो उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था। तो ऐसा माना जाता है और देखा भी गया है कि सुसीम जो है अशोक के विरुद्ध हमेशा नई नई षड्यंत्र रचता था। उसका मानना था कि अगर अशोक या उसके कोई भी भाई अगर ऊपर उठते हैं तो उसे वह राजगद्दी नहीं मिलेगी। तो इसलिए जब तक्षशिला में विद्रोह होता है तो सुसीम के कहने पर राजा बिंदुसार राजकुमार अशोक को विद्रोह दमन करने के लिए तक्षशिला में भेजता है। तक्षशिला में तो विद्रोह अपने आप ही ख़त्म कर देता है अशोक का नाम ही। तो जब ये अशोक की ऐसी प्रसिद्धि देख लेता है सुसीम, तो उसका मन तो विचलित हो जाता है कि यार ये अशोक में तो इतनी पावर है। तो ऐसे में सुसीम षड्यंत्र रचता है अशोक के खिलाफ और बिंदुसार से कहकर अशोक को निर्वास में डाल देता है और अशोक को कलिंग जाने के लिए भेज देता है। तो कलिंग तो उस समय बिंदुसार के समय कलिंग मौर्य राजवंश का हिस्सा नहीं था और कलिंग मौर्य राजवंश के जो क्षेत्रफल से बाहर था। अशोक कलिंग चला जाता है। वहाँ पर उसे मत्स्य कुमारी कौरवेकी से प्यार हो जाता है और वहाँ वह दूसरी या तीसरी रानी बना लेता है उसे। इसके बाद बिंदुसार के राज में उज्जैन में फिर से भी विद्रोह हो जाता है। तो मजबूरन बिंदुसार को अशोक को बुलाना पड़ता है वापस विद्रोह दमाने के लिए। लेकिन यह सुसीम की चाल थी ताकि अशोक वापस आए और वह अशोक को मार दे। लेकिन अशोक इस षड्यंत्र में बच जाता है, लेकिन उसकी माँ जो है वो छोड़ जाती है। तो उसकी माँ को सुसीम और उसके अन्य भाई मिलकर मार देते हैं। अब यहीं से अशोक के अंदर बदले की भावना जाग जाती है और वह शपथ ले लेता है कि वह अपने सभी भाइयों को खत्म कर देगा। अब आगे अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर देता है और राज सिंहासन प्राप्त कर लेता है। अपने छोटे भाई तिस्या को छोड़ देता है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी और उसने उसकी माँ की हत्या भी नहीं की थी, उस षड्यंत्र में शामिल भी नहीं था। सत्ता हाथ में आने के बाद सम्राट अशोक तो बिल्कुल पागल ही हो जाता है। एक तो उसकी माँ नहीं रहती है, उसका सगा संबंधी कोई नहीं रहता है, सब पे उसे शक होता है। एक तरीके से वह तानाशाह बन जाता है। लेकिन अगर साम्राज्य को बड़ा और विस्तारित बनाना हो तो क्रूरता तो रहनी ही चाहिए। तो यही एक कारण था जो मौर्य वंश इतना विशाल और अधिक समय तक टिका रहा। जब सम्राट अशोक 8 वर्ष का होता है उसका राजकाल, तो ईरान की सीमा तक उसकी मौर्य एम्पायर की सीमा ईरान तक पहुंच जाती है। इसके बाद जब 8वां वर्ष शुरू होता है तो वह कलिंग पर चढ़ाई करता है। कलिंग में तो उसने नरसंहार की हद ही पार कर देती है। वह 1,50,000 व्यक्तियों को बंदी बनाता है, निर्वासित कर देता है देश से और 1 लाख लोगों की हत्या भी कर देता है। इस भारी नरसंहार को वह खुद देखने जाता है, जिससे उसका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है। कलिंग का युद्ध लड़ने के बाद सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन हो जाता है और यहीं से इनके आध्यात्मिक और धम्म विजय के युग की शुरुआत हो जाती है। सम्राट अशोक जब कलिंग का युद्ध लड़ चुके रहते हैं तो उसके बाद उनके जो भाई जो 99 भाइयों में तो मार दिया था, बाकी जो बचे भाई थे उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। जब वो वापस आए तो वही इन्हें शिक्षा दीक्षा देते हैं बौद्ध धर्म की और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। कलिंग युद्ध में जो क्षति और नरसंहार हुआ था उससे उनका मन बहुत तरीके से व्याकुल हो उठा था और इसके बाद ही जब वो बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित हुए तो उसकी ओर खींचते चले गए। उन्होंने बौद्ध धर्म बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीकार कर लिया। जैसे कि जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त थे वो जैन धर्म के थे, उसके बाद बिंदुसार आते हैं, वो भी जैन और बौद्ध धर्म दोनों से प्रभावित होते हैं। इसके बाद जब अशोक भी
एक तरीके से बौद्ध धर्म ही वाले ही थे ही, लेकिन वो बौद्ध धर्म को बहुत अधिक ज़्यादा स्वीकार कर लेते हैं कलिंग युद्ध के बाद। और जैसे ही ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं, शिकार करना, पशु हत्या करना, युद्ध लड़ना, ये सब छोड़ देते हैं। उसके बाद ब्राह्मण और सन्यासियों को खुलकर ये दान देना शुरू कर देते हैं। और जन कल्याण के लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, जन कल्याण के लिए ये चिकित्सालय, पाठशाला, सड़कें आदि का ये निर्माण करवाते हैं, जो कि उनके समय में किए गए कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे थे। और फिर ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र, यूनान तक जाते हैं। ये अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यात्राओं पर भेजते हैं, जिसमें से इनके पुत्र महेंद्र को बहुत अधिक ज़्यादा सफलता मिलती है। ये श्रीलंका, जो भारत के नीचे सबसे छोर पर स्थित है, वहाँ पे ये राजा तिस्या, जो श्रीलंका के राजा थे, उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं और वह बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लेते हैं। अशोक के ही शासनकाल में पाटलिपुत्र 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया होता है। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्या करते हैं। अशोक विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को मिटाकर धर्म की एकता की बात करता है। अशोक के द्वारा परिवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनमें स्तंभ, चट्टान, गुफाओं के दीवार में उपदेश भी मिले हैं। यहाँ पे 2 पिक्चर है, एक में स्तंभ देख सकते हैं, एक में चट्टानों पर उसमें उपदेश लिखे हुए हैं। देवानप्रिय, प्रियदर्शी या देवानप्रिय अशोक अपने नाम को बुलाते थे उपाधि देकर। अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया। 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। अशोक की मृत्यु के बाद उसके राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चलता है, क्योंकि वो तो अपने सभी भाइयों को मार ही चुका था, तो और कोई उत्तराधिकारी था नहीं। तो जो उसके योग्य मंत्री थे वही अशोक के राजवंश को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक धीरे धीरे चलता है। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उसके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते हैं। निर्बल इसलिए क्योंकि अब आगे से कोई युद्ध करना नहीं था। जो भी चीज़ें करनी थी वो धम्म विजय पे करनी थी, तो ऐसे में सिर्फ निर्माण ही निर्माण चल रहे थे और उनकी सुरक्षा देख रेख, जिसके कारण आगे राज्य विस्तार पर किसी भी राजा ने नहीं सोचा। और फिर मौर्य साम्राज्य की जब मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद जो शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य था वो उसका विघटन होने लगता है। सबसे अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग कर देते हैं और मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो अब मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला कारण है अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी। जहाँ तक इतिहासों में मिलता है कि अशोक ने अपने भाइयों को तो मार ही डाला था, लेकिन उसके पुत्र उत्तराधिकारी के योग्य होने चाहिए ना। लेकिन पुत्रों का बहुत ज़्यादा विवरण कहीं मिलता नहीं है, लेकिन जो बिहार का जो इतिहास है उसमें ये मिलता है कि जो उसके सेनापति हुए या योग्य कोई अधिकारी है तो वही आगे चल के राजा बनता है। तो इसमें कुणाल राजा बनते हैं पहले, तो 232 से 228 ईसा पूर्व यानी 4 वर्ष तक शासन करते हैं, फिर इन्हें हटा दिया जाता है। इसके बाद दशरथ होते हैं। दशरथ 228 से 224 ईसा पूर्व तक यानी 4 वर्षों तक शासन करते हैं, ये भी हट जाते हैं। संप्रति आते हैं, 9 वर्ष शासन करते हैं। शाली सुख आते हैं, 13 वर्ष शासन करते हैं। देववर्मन, आप बाहुबली के देववर्मन को तो जानते हैं कितने अयोग्य थे, लेकिन इन्होंने फिर भी 7 वर्षों तक शासन किया। बाहुबली तो दूसरी बात है, उस पर मत जाइएगा। सद्धनवन ये 8 वर्ष तक शासन करते हैं। बृहदत्त, इन्हीं की हत्या पुष्यमित्र शुंग कर देता है, जो इनका ही सेनापति था। तो इनकी हत्या करके वो शुंग वंश की स्थापना कर देता है और ये 2 वर्षों तक ही शासन कर पाते हैं और यहाँ से मौर्य राजवंश बिल्कुल समाप्त ही हो जाता है। फिर दूसरा कारण है प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण। प्रशासन का बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण हो गया था, सारा प्रशासन एक जगह इकट्ठा हो रहा था धीरे धीरे। तो बाकी के राज्य क्या है, बाकी के ज़िले जो होंगे वो धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे थे, तो वो भी वही फिर अपने आप को स्वतंत्र करना चाह रहे थे, तो वहाँ भी मांग उठने लग गई थी। लेकिन राज्य ही निर्बल हो रहा था, राज्य में धन ही नहीं था,
सारा धन तो स्तूप बनवाने में और उनके रख रखाव देख रेख में ही खर्च हो जाता था। राष्ट्रीय चेतना का भी अभाव हो गया, सबके सब स्वतंत्र होना चाहते थे, देश मुक्त चाहते थे, अपना देश बनाने में लग गए थे। फिर आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं आ गई थी, प्रांतीय शासकों के अत्याचार होने लगे, कर भी बढ़ा दिए। अब राजकोष खाली हो रहे थे तो ऐसे में उन्होंने कर बढ़ा दिया जो बाकी के राजा आए, ताकि राजकोष भरा जा सके, जिससे प्रजा और असंतुष्ट होने लगी। फिर अशोक की धम्म नीति सबसे बड़ा कारण, धम्म नीति में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो, युद्ध नहीं लड़ना है, खून खराबा नहीं करना है। तो ऐसे में मौर्य राजवंश धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया और बाकी के आस पड़ोस के शासक या उनके खुद के राज्य के साथ जो सेनापति हैं उनकी मतलब लालसा हो गई कि भाई इनको हटाओ और खुद आ जाओ आगे। तो वही होता है, लास्ट में उनके सेनापति जो है बृहदत्त की हत्या कर देते हैं पुष्यमित्र, और वहाँ से ब्राह्मण समाज जो है वो ऊपर आ जाता है और यहाँ से मौर्य यानी बौद्ध एक तरीके से जो बौद्ध धर्म का चल रहा था वो समाप्त हो जाता है और यहाँ से ब्राह्मणवाद शुरू हो जाता है। इसके बाद हम मगध साम्राज्य का भाग 5 लेके आएंगे, शुंग राजवंश। इसमें हम पुष्यमित्र शुंग को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसी है लगी आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।